अब धारा 124 से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाते हैं, तो 124 क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित करता है। क्षतिपूर्ति क्या होती है? जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो वचनदाता के आचरण, खुद के आचरण या फिर अन्य व्यक्ति के आचरण से कोई हानि अगर होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने की अगर वचन देता है, तो उसको कहते हैं कि उसने क्षतिपूर्ति की संविदा की है। अब इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सबसे सही यही है कि क ने ख को क्षतिपूर्ति का वचन दिया है। अगर ग जो है उसके विरुद्ध 200 रुपए का जो बकाया है, उसका अगर वाद लाता है, तो उसका जो भी खर्चा और उसको जो भी हानि उठानी पड़ेगी, उसका भुगतान ग कर देगा। इसका एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो अगर आप किसी मॉल वगैरह में गए और उसके क्लॉक रूम में आपने कोई सामान रखा और आपसे टोकन खो गया, फिर आपने जो वहाँ की अथॉरिटी थी उसको ये विश्वास दिलाया कि ये सामान मेरा ही है और अगर इसका क्लेम किसी और ने किया तो उसका जो भुगतान है वो मैं करूँगा। तो ये क्या होगी? क्षतिपूर्ति की संविदा हो गई। अब मान लो कि कल को कोई और बंदा आए और आपको कहे कि वो सामान तो मेरा था, टोकन दिखा दे और आप विवाद ला दे उस सामान के लिए, तो आपका जो भी खर्चा आ जाएगा वो अब आप उस पक्षकार से खरीदोगे, मतलब कि वसूल करोगे जिसने आपको ऐसी क्षतिपूर्ति की संविदा की थी। अब ऐसा अंश प्रमाण पत्र के मैटर में भी होता है, लेकिन आजकल तो सब डिजिटल हो गया। लेकिन पहले अंश प्रमाण पत्र होते थे, वो अगर आपसे खो गया है और आप जाके कंपनी से नया अंश प्रमाण पत्र जारी करवाने का आग्रह करते हो और ये आश्वस्त करते हो कि अगर कोई और इस अंश प्रमाण पत्र का मालिक हुआ तो उसकी क्षतिपूर्ति आप करोगे, तो ये संविदा भी क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाएगी। अब ये जो परिभाषा है ना, ये बहुत सीमित है, मतलब कि इसमें सारे जो बीमा के अनुबंध होते हैं ना, वो नहीं आ सकते। इसमें क्या कौन से अनुबंध आ सकते हैं? वो जो या तो आपके खुद के जो वचनदाता है उसके खुद के आचरण से कोई हानि हो, और या फिर किसी तीसरे पक्षकार से कोई हानि हो, तो उसी के भुगतान की क्षतिपूर्ति की जाती है। लेकिन बीमा का जो अनुबंध होता है वो तो किसी अनिश्चित घटनाओं के घटने से, जैसे कि अग्नि, जल, भूमि, भूकंप, तूफान आदि के कारण भी अगर कोई क्षति होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति का अनुबंध भी किया जाता है बीमा में। तो लेकिन ये जो परिभाषा है, उस बीमा के अनुबंध को परिभाषित नहीं कर पा रही है। तो इसलिए बीमा के अनुबंधों को ना इस हानि रक्षा की परिभाषा की श्रेणी में रखना संभव नहीं है। तो बीमा को सिर्फ संयोगिक अनुबंध की श्रेणी में रखा जाता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था ना हमने, समाश्रित संविदाएँ, तो बीमा की संविदाएँ समाश्रित संविदाएँ हो पाती है। और भारतीय न्यायालय का भी ये मानना है कि जो 124 और 125 की जो परिभाषा दी हुई है ना, इतनी व्यापक नहीं है। लेकिन इनके जो प्रोविजंस है इतने व्यापक नहीं है कि इससे इनसे खुद से ही पूरे जो क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति की संविदा होता है ना, उसको डील कर पाए। तो इनके जो मैटर सुलझाए जाते हैं ना, तो इसमें समता के सिद्धांतों का ध्यान दिया जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में भी क्षतिपूर्ति और प्रतिपूर्ति की संविदाओं में समता के सिद्धांतों का पालन किया जाता है। ये जो हल किया था गजानंद मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन 1942 में, ये का एक मामला है। इसमें ये कहा गया था कि 124 और 125 की जो मामले होंगे उनमें समता के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, जैसा कि इंग्लैंड में किया जाता है। अब इस धारा की एक पॉइंट ये भी है कि इसमें जितनी हानि हो रही है ना एक्चुअल में, उसी का भुगतान किया जाता है। मतलब कि जिसको क्षति हो रही है उसको वास्तव में जो क्षति होगी उसी का भुगतान किया जाएगा। और ये लिखित, मौखिक या गर्भित किसी प्रकार की क्षति, सब चीज़ें परिभाषा में नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसके पॉइंट्स है जो कि आप याद रखोगे, लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अब इसके 3 केस है जिससे हम ये भी समझ सकते हैं कि गर्भित कैसे हो सकती है क्षतिपूर्ति की संविदा। शेफील्ड कॉर्पोरेशन बनाम बार्ले में एक पक्षकार जो होता है वो एक कंपनी के जो अंश होते हैं उसका फर्जी हस्तांतरण करवा लेता है और उनको कोई संविदा नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब वो कंपनी जो है उस पक्षकार पर वाद लाके क्षतिपूर्ति करवा सकती है। यहाँ किसी के बीच में संविदा ना होने पर भी जो है गर्भित संविदा का प्रतिपादन हो गया था। अब एक केस है एडमसन बनाम जार्विस। इसमें क्या होता है, ए बी से ये कहता है कि तू ये जो गाय हैं इसको बेच दे, तो ये बी जो है उस गाय को बेच देता है और फिर क्या करता है, सी आता है और बी पे एक वाद लाता है कि ये गाय तो मेरी थी और वो पूरी क्षतिपूर्ति बी से करवा लेता है। तो अब क्या है, बी ए से भी ये जो गाय बेचने से इसको क्षति हुई, वाद का खर्चा वगैरह सब ए से वसूल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे गर्भित रूप से क्षतिपूर्ति की संविदा प्रतिपादित हो गई इन दोनों के बीच में। अब है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम बैंक ऑफ इंडिया। इस मामले में क्या हुआ था, मान लो ये सी है, इसके पास एक सरकारी प्रतिज्ञा पत्र है ना, इसका धारक है, इससे एक नहीं हो गया और ये ए को मिल गया। तो ए ने क्या किया, इस पे इसके जाली हस्ताक्षर करके इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक वाले ने लीगल टर्म में देखें तो ए ने भी बैंक को इसका बेचान किया, मतलब कि कोई अमाउंट बैंक से ले लिया होगा तो बैंक ने भी जाके सरकार से इसका नवीनीकरण करवा लिया, मतलब इसके जो पैसे हैं वो बैंक ने सरकार से भी ले लिए होंगे। तो अब क्या करता है, सी जो है इसका ओरिजिनल धारक है, ये तो जाके सरकार पे क्लेम कर देता है कि ये तो जाली हस्ताक्षर से इस वचन पत्र को भुनाया गया है। तो फिर क्या करते हैं, सरकार को इसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। तो अब सरकार जो है बैंक पे वाद लाती है, तो बैंक को भी सरकार को भुगतान करना पड़ता है। अब इनके बीच में क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं हुआ था, लेकिन एक गर्भित क्षतिपूर्ति का अनुबंध उद्भूत हो गया इन दोनों के बीच में और बैंक को, सरकार को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। अब जो क्षतिपूर्ति है उसमें जो क्षतिपूर्ति धारक है उसको क्या क्या मिलेगा, कि वचन ग्रहीता जो है उसको क्या क्या क्षतिपूर्ति में क्या क्या वसूल सकता है वो वचनदाता से। तो पहली बात तो अगर वचन ग्रहीता पे कोई वाद लाया जाता है और उस वाद में न्यायालय द्वारा उसको कोई धनराशि दे, जिसको क्षति हुई है उसको देने के लिए विवश किया जाता है, तो वो जो नुकसानी जो भी उसने भुगतान किया उसको अब वचनदाता से वसूल सकेगा। और दूसरा क्या है, अगर उसको वाद लाने और प्रतिरक्षा करने में कोई भी खर्चा हुआ होगा, जैसे वकील वगैरह का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा वाद लाने और प्रतिरक्षा करने में अगर जो भी खर्चा हो उसको मिलेगा। लेकिन इसके लिए 3 कंडीशन जरूरी है। तो उसने जो वचनदाता के आदेशों का उल्लंघन ना किया हो, जैसे कि वचनदाता उसको बता रहा है वैसे ही उसने वाद लाया हो और प्रतिरक्षा की हो, और पूरे वाद में जो ऐसा काम किया हो जैसे कि एक प्रतिज्ञायुक्त व्यक्ति करता है। ऐसा नहीं कि नेग्लिजेंट होकर उसने चाहे क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ रही है तो बढ़ रही है, लेकिन ऐसा उसको पूरे बाद में ऐसा व्यवहार करना चाहिए था जैसे कि अगर उसको क्षतिपूर्ति की कोई संविधा ना भी होती ना, तो अगर वो अपना डिफेंड करने के लिए क्या करता, नुकसानी के रकम को कम करने के लिए, तो उसको प्रज्ञायुक्त होकर काम भी करना है, और या तो अगर वचनदाता कोई प्रतिरक्षा करने के लिए आवाज लाने के लिए जिस तरीके से प्राधिकृत कर रहा है ना, तो वो उस हिसाब से काम करे। तो ये जो वाद और प्रतिरक्षा का खर्चा है उसको तब मिलेगा जब वो या तो आदेश, प्रॉपर आदेश दे दे, तो उस आदेश के अनुसार काम करे, और अगर वो पूरी कार्रवाई में प्रज्ञायुक्त व्यक्ति की तरह काम करे, और वाद लाने और प्रतिरक्षा करने के लिए अगर वचनदाता ने खुद उसको प्राधिकृत किया है तो वो उस हिसाब से काम करे। अब मान लो कि वो उन दोनों किसी वाद में उन सब दोनों पक्षकारों के बीच में कोई समझौता होता है, तो समझौते के अधीन अगर उसने कोई धनराशि दी है तो वो समझौते की राशि भी वो उससे वसूल सकता है। जैसे कि अब तो मीडिएशन लोक अदालत के थ्रू भी अगर कोई उसने सेटलमेंट करके धनराशि दी है तो उसका भुगतान भी वो क्षतिपूर्तिकर्ता से ले सकता है। लेकिन ये भी तब जब उसने ना वचनदाता के आदेशों को प्रतिकूल कोई कार्य ना किया हो और समझौते की जो
कार्रवाई थी ना, पूरी कार्रवाई में ऐसे कार्य किया हो जैसे कि एक प्रज्ञायुक्त व्यक्ति करता है। मतलब कि मान लो कि अगर ये क्षतिपूर्ति की संविदा नहीं भी होती ना, तो जिस हिसाब से वो उस वाद में कार्य करता, एक प्रज्ञायुक्त व्यक्ति की तरह उसको कार्य करना है पूरा, या तो वचनदाता खुद सेटलमेंट में इन्वॉल्व हुआ, उसने हाँ खुद प्राधिकृत कर दिया हो कि हाँ ये सेटलमेंट कर ले, तो उसको ऐसा समझौते की रकम मिल जाएगी। तो तीनों पॉइंट समझ आ गए होंगे कि एक तो जब अगर कोई रैंडमली उस पर वाद लिया जाता है और उस वाद में उसको कोई धनराशि भुगतान करने के लिए विवश किया जाता है, तो उसका भुगतान अब वो वचनदाता से ले लेगा। और अगर उसका वाद लाने और प्रतिरक्षा करने का अगर कोई खर्चा हुआ है तो वो कब ले सकता है, या तो उसने ना बिल्कुल जैसे वचनदाता ने आदेश दिया था उसी हिसाब से काम किया हो तो भी उस पर वाद ला दिया गया और पूरे वाद में उसने एक प्रज्ञायुक्त व्यक्ति की तरह काम किया, तब वो उस वाद लाने और प्रतिरक्षा करने का खर्चा ले लेगा। और पहली कंडीशन तो यही है कि मान लो उसने जो वचनदाता है उसने खुद आगे होकर ये नहीं कहा था कि मैं तुमको वाद लाने और प्रतिरक्षा कर देने का खर्चा लूँगा, लेकिन फिर भी अगर उसने सद्भावपूर्वक पूरी कार्यवाही की और उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं किया और पूरी कार्यवाही में प्रज्ञायुक्त व्यक्ति की तरह काम किया, तो वो उससे वाद लाने और प्रतिरक्षा करने का भी खर्चा वसूलेगा। और या उस वचनदाता ने खुद ही इसको प्राधिकृत कर दिया कि था कि तू हाँ तू ऐसा वाद लिया या तो ऐसी प्रतिरक्षा कर, मैं क्षतिपूर्ति करूँगा, तो ये वाद लाने और प्रतिरक्षा करने का भी खर्चा उससे वसूल सकता है। अब यहाँ तो वाद लाया गया, मान लो कि अगर वो वाद में कोई समझौता होता है तो समझौते की धनराशि का भुगतान वचनदाता से कब ले सकता है, या तो इम्प्लाइडली वचनदाता ने ऐसे समझौता करने के लिए उसको प्राधिकृत नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया जो वचनदाता के आदेश को प्रतिकूल नहीं है और पूरी कार्रवाई में सच्ची समझौते की जो कार्रवाई थी उसमें प्रज्ञायुक्त व्यक्ति की तरह उसने व्यवहार किया, तो वो जाके इस वचनदाता से ऐसे समझौते में जो उसको धनराशि भुगतान करनी पड़ी उसका भुगतान ले लेगा। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि वचनदाता ने खुद सहमति दे दी हो कि जाके तुम ऐसा समझौता कर लो, इस समझौते का जो खर्चा आएगा वो मैं तुमको दे दूंगा, तो उसने या तो खुद आके प्राधिकृत किया हो। पढ़ते हैं प्रत्याभूति की संविदा क्या होती है। प्रत्याभूति की संविदा में क्या होता है कि किसी पर व्यक्ति के व्यतिक्रम की दिशा में उसके वचन या उसके दायित्व का निर्वहन करने का जो वचन दिया जाता है उसको प्रत्याभूति की संविदा कहते हैं। तो एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को ये वचन देता है कि अगर कोई पर व्यक्ति उसके वचन का पालन करने में व्यतिक्रम करे या अपने दायित्व का निर्वहन करने में व्यतिक्रम करे तो उसको उसका वचन या दायित्व का निर्वहन प्रतिभू द्वारा पूरा किया जाएगा। तो जो प्रत्याभूति देता है वो प्रतिभू कहलाता है। वो जो पर व्यक्ति है जिसके वचन का पालन करने के लिए प्रतिभूति दी जा रही है वो मूल ऋणी होता है और जिसको दी जाती है प्रतिभूति वो होता है लेनदार। अभी प्रत्याभूति की संविदा मौखिक या लिखित कैसी भी हो सकती है। धारा 127 बताती है कि प्रतिभू ने प्रत्याभूति दे तो दी, लेकिन उसके लिए संविधान में प्रतिफल क्या है, तो उसके लिए प्रतिफल वही होता है जो जबकि मूल ऋणी के फायदे के लिए कोई भी बात या किया गया कोई भी वचन प्रतिभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल होता है। इसको ऐसे इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं जैसे कि ग को उधार माल परिदत करने के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन वो शर्त लगाता है कि ग अगर प्रतिभूति देगा तो मैं आपको उधार माल दूंगा। तो अब ग क्यों मतलब कि प्रतिभूति देगा, उसके लिए क्या प्रतिफल है, तो जो माल का संदाय ख को ग करेगा यही ग के लिए पर्याप्त प्रतिफल होगा कि उसकी प्रतिभूति देने पर उसको ख को माल परिदत किया जा रहा है। अब इस इलस्ट्रेशन में यहाँ कहने क्या ख को उधार माल बेचा था, ख उससे प्रार्थना करता है कि वो कोई वाद न ले उससे धन वसूल करने के लिए, उसके लिए वो ग की गारंटी देता है कि ग अगर मैं भुगतान कर पाया तो ग भुगतान कर देगा। और इस ग की प्रतिभूति के चलते उसने वाद लाने से प्रविरत रहा। तो ये जो प्रविरत रहने का वचन है वो ग के लिए पर्याप्त प्रतिफल है, उसकी गारंटी देने से ख पर वाद नहीं लाया जा रहा। अब इस वाले इलस्ट्रेशन में देखो क ने ख को माल परिदत कर दी, उसके बाद ग खुद अपने आप से बिना प्रतिफल के करार करता है कि अगर ख भुगतान नहीं करेगा तो मैं भुगतान कर दूंगा। तो यहाँ क्या करार शून्य है क्योंकि ग के लिए कोई प्रतिफल नहीं है। अगर उसकी रिक्वेस्ट पे उसने ग को माल परिदत किए होते तब उसके लिए प्रतिफल होता, लेकिन ना तो उसने ख ने ग को कोई रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए प्रतिभूति दे और ना ही क ने ग की प्रतिभूति के चलते उसको माल परिदत किया। यहाँ तो ये अपने आप स्वतंत्र रूप से खुद ही करार कर रहा है। तो ये क्या है, गारंटी का अनुबंध तो नहीं है, यहाँ करार शून्य क्योंकि उसके लिए कोई प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ से हम प्रत्याभूति के अनुबंध का कैरेक्टरिस्टिक भी देख सकते हैं कि ये जो अनुबंध है ये किसी के जो प्रतिभू है उसने स्वतंत्र रूप से अगर कोई दायित्व स्वीकार कर लिया है तो वो प्रत्याभूति का अनुबंध नहीं होता है। वो क्षतिपूर्ति का अनुबंध बन सकता है जरूर कि वो अगर क्योंकि ग ख के व्यतिक्रम पर क को ये क्षतिपूर्ति करने का वचन जरूर दे सकता है कि वो नहीं भुगतान करेगा तो मैं कर दूंगा, इसको क्षतिपूर्ति कह सकते हैं, लेकिन ये प्रत्याभूति तो नहीं बन सकता है। प्रत्याभूति बनने के लिए इसमें क्या है, ख द्वारा ग से रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि वो ऐसा प्रतिभूति दे ताकि ग उसको माल परिदत कर दे या कोई वचन पूरा करे। तो यहाँ पे 3 अनुबंध होने जरूरी होते हैं। 3 अनुबंध कौन-कौन से, एक तो ग जो ग और ग के बीच में होगा प्रतिभूति का अनुबंध कि वो अगर ख भुगतान ना करे तो ग उसको ग को भुगतान करेगा, ये वाला तो प्रतिभूति का है। और एक अनुबंध ग और ख के बीच में हो रहा है जहाँ जिसको माल परिदत कर रहा है, और एक अनुबंध होगा ख और ग के बीच में, क्योंकि अगर ग क को भुगतान कर देगा तो उसके बाद में ख से क्योंकि ग भी ख पर वाद लाकर उसको जो भुगतान उसको नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति करवाएगा। मतलब कि यहाँ अब ग को जिस तक क के पास अधिकार थे ना ख के विरुद्ध, वही अधिकार ग को ख के विरुद्ध भी मिल जाएंगे। तो इस प्रत्याभूति के अनुबंध में 3 अनुबंध होते हैं, क्योंकि क्षतिपूर्ति के अनुबंध में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ जैसे इसने क्षतिपूर्ति का ये अनुबंध किया है कि वो खुद स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार कर रहा है कि अगर क को जाके कहता है कि अगर ख भुगतान नहीं करेगा तो कोई बात नहीं मैं आपको भुगतान कर दूंगा। तो अपने पहले क्षतिपूर्ति पढ़ा था ना उसमें यही तो होता है। तो अब इसने स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार किया है तो वो ख पर वाद नहीं ला सकता बाद में कि तू मेरे को वापस से क्षतिपूर्ति कर। प्रतिभू का जो दायित्व है वो कितना होता है, ये क्या होता है, मूल ऋणी के साथ संवितरण होता है। अगर आपने कोई अलग से संविदा में उपबंध नहीं किया हो तो वो मूल ऋणी के साथ संवितरित होता रहेगा। अब यहाँ देखो क को कोई विनिमय पत्र का भुगतान करना होगा तो अब उसकी प्रतिभूति दी है, तो अब विनिमय पत्र के जो अमाउंट है उसके साथ साथ उसको अगर वो अनादर कर देता है तो ब्याज और कोई भी प्रभार जो उसको भुगतने पड़े उसका भी भुगतान को करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये खुद ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिमिट लगा लेता है कि बस मैं विनिमय पत्र के अमाउंट का ही भुगतान करूँगा तो वो बस उस अमाउंट का भुगतान करता है। लेकिन अगर कोई संविधान नहीं है तो ये जो ख का जो पूरा दायित्व होगा उसको ग निर्वहन करेगा। अब धारा 129 बताती है कि आपने गारंटी दी है तो बस एक समव्यवहार के लिए हो सकती है या फिर कई समव्यवहारों के लिए भी हो सकती है। जैसे कि एक बार माल बेचने की गारंटी दे सकते हो यार आप, कई बार माल बेचने पर भी उसका भुगतान करने की गारंटी दे सकते हो, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट तक की गारंटी दे सकते हो। मतलब कि गारंटी के अनुबंध में आप किसी एक निश्चित समय तक या फिर एक निश्चित अमाउंट तक की जो समव्यवहार होते जाएंगे उसकी गारंटी भी दे सकते हो। जैसे किसी रजिस्ट्रेशन में है कि ख को क्या नियुक्त करता है कि वो जो उसके रेंट है उसको संग्रह करने के लिए एजेंट नियुक्त करता है। अब उसके क्या 5,000 रुपये तक का जो भी रेंट है वो इकट्ठा करेगा उसकी गारंटी देता है। तो अब ये जो रेंट इकट्ठा करने का एग्रीमेंट है ये तो कब तक होता रहेगा, जब तक हर समव्यवहार के लिए उसने 5,000 रुपये तक का उसका गारंटी ले रखी है।
एक तो होता है एक ही समय व्यवहार के लिए, मतलब कि ये एक बार रेंट इकट्ठा करके लाएगा, अगर नहीं देगा तो मैं आपको भुगतान करूँगा, ये एक समय व्यवहार हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है कि जब भी वो रेंट इकट्ठा करता जाएगा हमेशा 5,000 रुपये तक की वो गारंटी दे रही है, चलत गारंटी है। वैसे ही इस इलस्ट्रेशन में है, एक चाय का व्यापारी है, वो का 100 पाउंड तक का जो भी चाय का परिधान करेगा उसकी गारंटी लेता है। अब क्या करता है, या गारंटी दे रहा है ख को कि ग को वो 100 पाउंड तक का जो भी चाय का संग्रह करेगा उसकी प्रतिभूति देगा। तो अब ग को ख क्या करता है कि 100 पाउंड से अधिक मूल्य की चाय प्रदान कर देता है। तो एक बार तो ख उसको भुगतान कर देता है, बाद में फिर एक बार वो 200 पाउंड के मूल्य की चाय का प्रदान करता है, लेकिन ग उसमें असफल हो जाता है। तो अब ग कितने अमाउंट के लिए दायी होगा, बस 100 पाउंड के लिए दायी होगा। अब ये जो पिछले वाले सेक्शन में अपन पढ़ा था कि वो जो होता है मूलधनी के साथ संवितरित होता है, तो यहाँ देखो उसने एग्रीमेंट कर लिया ना कि 100 पाउंड तक का ही भुगतान करेगा। तो यहाँ संविदा में अगर कोई अलग उपबंध कर देते हैं तो उसको लिमिटेड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लिमिट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, संवितरित होता रहता है मूलधनी के दायित्व से। अब इस इलस्ट्रेशन में क्या हो रहा है, ख को 5 बोरे गेहूँ के देगा 1 महीने में, और इसकी गारंटी कर देता है कि इसका भुगतान मैं कर दूंगा। तो अभी एक ही समय व्यवहार है, 1 महीने में 5 बोरे गेहूँ की उसको सप्लाई कर देता है वो, और उसका भुगतान कर देता है। मैंने जब भुगतान एक बार कर दिया तो अभी प्रतिभूति का अनुबंध खत्म। अब उसके बाद फिर से अगर वो उसको 4 बोरे का परिधान करता है तो अब उसके लिए कर दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने बस एक ही समय व्यवहार के लिए गारंटी दी थी कि इस मास में उसको 5 बोरे आप आटे के सप्लाई करो, उसका मैं प्रतिभूति देता हूँ। उसने बाद में वापस और 4 बोरे का परिधान कर दिया, तो उसकी गारंटी करने नहीं ली थी। अब धारा 130 बताती है कि क्या इस चलत प्रतिभूति का कोई प्रतिसंहरण कर सकता है। तो हाँ, वो लेनदार को उसकी सूचना देकर किसी भी समय उसका भावी समव्यवहारों के लिए बस उस प्रतिभूति का प्रतिसंहरण कर सकता है। लेकिन जिस दिन उसने ऐसा रिवोकेशन किया उसके पहले के जो भी समव्यवहार होंगे उसके लिए वो दायी रहेगा, लेकिन वो आगे की जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके लिए उसको रिवोक कर सकता है। अब यहाँ देखो मिति कोड विनिमय पत्र क्या होता है, समझ लो कि क्या है। घर के पास जो भी विनिमय पत्र आते हैं उसको इकट्ठा करके उसको पैसे दे देता है। मिति कोड मतलब ये होता है कि घर को अगर कोई विनिमय पत्र लिख के देता है तो उसको वो इनकैश करवाने के लिए टाइम से पहले घर के पास देता है और उसको कैश में घर को दे देता है, भुगतान कर देता है। तो उसको कहते हैं मिति कोड करना, जब बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा लेना। तो अब घर जो है घर को अपने पास जो भी विनिमय पत्र आते हैं वो उसको देता है और उसको डिस्काउंट करवा लेता है, मतलब इनकैश करवा लेता है। तो इनके बीच में से ट्रांजेक्शन है। तो अब घर जो है इसकी गारंटी देता है 5,000 रुपये तक का जो भी वो उससे डिस्काउंट करवाएगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, उसका भुगतान कर देगा। अगर उसमें कोई भी व्यतिक्रम होता है तो वही 12 महीने के लिए ऐसी कोई गारंटी वो देता है। तो 3 महीने बीत जाते हैं और जब तक 2,000 रुपये तक का जो विनिमय पत्र है वो घर से मिति कोड करवा लेता है, मतलब कि डिस्काउंट करवा लेता है, इनकैश करवा लेता है। और उसके बाद 3 महीने में क्या करता है घर उसको उसकी जो प्रतिभूति होती है उसको प्रतिसंहरित कर लेता है। तो अब जो कर है वो 2,000 रुपये तक के लिए तो दायी होगा, लेकिन उसके बाद में जो भी डिस्काउंट करेगा घर के बिल ऑफ एक्सचेंज का उसके लिए कर दायी नहीं होगा। वैसे सेम इलस्ट्रेशन ये भी है कि इसमें घर का कोई 1,000 रुपये तक की प्रतिभूति देता है। अब घर जो है वो क्योंकि इसमें क्या है, घर जो है घर के नाम पर जो विनिमय पत्र लिखेगा उसका भुगतान अगर नहीं करेगा तो कर उसकी प्रतिभूति देता है। लेकिन जब घर उस विनिमय पत्र को प्रतिग्रहित कर लेता है उसके बाद कर जो गारंटी दी थी उसका प्रतिसंहरण कर देता है। तो अब क्या किस घर द्वारा विनिमय पत्र स्वीकृत करने के बाद उसने रिवोकेशन दिया है तो अब वो उसके लिए प्रतिभूति के लिए दायी होगा, ये विनिमय पत्र इसने लिख लिया ना इसके लिए। अब धारा 131 क्या बताती है कि अब ये जो चलत प्रत्याभूति है अगर प्रतिभूति मृत्यु हो जाएगी तो अब अपने आप प्रतिसंहत हो जाती है। लेकिन वो जो होता है भावी समव्यवहारों के लिए होता है, जैसे 130 में वो खुद से रिवोक करता है, वैसे यहाँ पर उसकी मृत्यु होगी तो अपने आप ये रिवोक हो जाती है, लेकिन भावी समव्यवहारों के लिए। लेकिन मान लो अगर किसी संविदा में उन्होंने खुद नहीं लिख रखा था कि मृत्यु के बाद भी ये चलती रहेगी तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई प्रतिकूल संविदा नहीं है तो उसके अभाव में मृत्यु के बाद चलत प्रतिभूति जो होती है वो रिवोक हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब धारा 132 बताती है कि मान लो कि किसी 2 व्यक्तियों ने मिलकर एक बंदे को प्रतिभूति दी है कि तो कि अगर कोई पर व्यक्ति अगर भुगतान नहीं करेगा तो हम भुगतान कर देंगे, उसके वचन का पालन कर देंगे। दोनों ने मिलकर ऐसी प्रतिभूति उस व्यक्ति को दी है। और मान लो उन दोनों व्यक्तियों ने आपस में भी कोई एक सी संविदा कर दी है कि पहले तू भुगतान करेगा फिर बाद में मैं भुगतान करूँगा, तो ये दोनों की आपस की संविदा है। इसका प्रभाव उस लेनदार पे नहीं पड़ेगा क्योंकि वो खुद इन दोनों के बीच की जो संविदा है ना कि पहले ये भुगतान करेगा, अगर ये फेल हो जाए तो मैं भुगतान करूँगा, उसका पक्षकार नहीं है। इसीलिए क्या होगा, ये दोनों दायी होंगे उसके लिए। तो यही धारा 132 बताती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो 2 व्यक्ति अपने पर दायित्व लेने की किसी तृतीय व्यक्ति से संविदा करते हैं और वो दोनों खुद साथ में ये संविदा कर लेते हैं कि एक के व्यतिक्रम पर दूसरा दायी होगा। तो अब इस दूसरी जो संविदा ये खुद कर रहे हैं ना कि एक के व्यतिक्रम पर दूसरा दायी होगा, इस संविदा का जो पक्षकार तृतीय व्यक्ति नहीं है, तो अभी दोनों व्यक्ति उस तृतीय पक्षकार के विरुद्ध प्रथम संविदा के दिन दायित्व के अधीन होंगे, क्योंकि दूसरी जो संविदा होती है उसका प्रभाव जो पहली संविदा उन्होंने की थी ना, दोनों ने दायित्व लिया था उसको प्रतिभूति देने का, तो उस जो संविदा है उस पर इनकी दूसरी संविदा का कोई असर नहीं पड़ेगा, भले ही उस तृतीय व्यक्ति को इनकी जो दूसरी संविदा होगी उसकी जानकारी है या नहीं है। बल्कि ये समझ लो कि लेनदार तो है इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले ये संविदा की थी कि वो दोनों मिलकर दायित्व का निर्वहन करेंगे और बाद में आपस में इन्होंने कोई भी संविदा कर ली हो उससे तृतीय पक्षकार का जो राइट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ हो रहा है कि क और ख दोनों एक वचन पत्र लिखते हैं घर के पक्ष में, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, क उसे वास्तव में ख के प्रतिभूति के रूप में लिखता है कि अगर ख भुगतान नहीं करेगा तो मैं भुगतान कर दूंगा। एक्चुअल ऋण तो किसने लिया है, एक्चुअल वचन पत्र किसका है, ख का है। उसका तो श्योरिटी के रूप में उस वचन पत्र पर साइन कर रहा है और ये चीज़ घर को पता भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले संविवाद में दोनों ने संयुक्त दायित्व ले लिया है। तो अभी जो क है उस पर अगर क्योंकि ग के विरुद्ध अगर कोई वाद लिया आता है तो वो उसका ये कह के बचाव नहीं ले सकता है कि वो तो प्रतिभू है, पहले जाके ख को पकड़ो, लेकिन दोनों ने क्या किया, ख और ख ने संयुक्त दायित्व लिया है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि आप और आपका दोस्त दोनों किसी शॉप से कुछ चीज़ खरीद के लेके आए और बाद में जब आपको कुछ शॉपकीपर आप पे वाद लाता है तो आप ये बचाव नहीं ले सकते कि अरे चीज़ तो मेरे दोस्त को चाहिए थी, मैं तो बस श्योरिटी के रूप में था। आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी रिलेशन हो, उससे जो तृतीय पक्षकार है उसके राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो दोनों को पकड़ेगा, दोनों पे वाद ला सकता है। जी, मतलब मान लो अगर आपने चीज़ लेते समय भी ये बता दिया था और उसको दुकानदार को बाय डिफेक्ट भी अगर पता था कि सामान तो आपके दोस्त को चाहिए, आपको आप तो बस उसके साथ प्रतिभू के रूप में आए हो, तो भी उसके राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप तो कहीं भी अगर आप भी उस दुकानदार को मिलोगे तो आपको पकड़ के आप पे सूट डाल सकता है। मतलब ये सेक्शन ये बताना चाह रहा है कि अगर आप आपस में ये एग्रीमेंट कर लो कि मैं तेरा प्रतिभू हूँ, तो उससे
तीसरे पक्षकार को फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने भी उस दूसरे वाले एग्रीमेंट में उस तृतीय पक्षकार को भी एक पक्षकार बनाया है, मतलब कि आप दोनों शॉप पे कोई सामान लेने गए, आपने दोनों ने पहले तो ये दायित्व संयुक्त ले लिया कि हम दोनों चलो भुगतान कर देंगे बाद में। लेकिन बाद में आपने तीनों ने मिलके कोई एग्रीमेंट ऐसा बनाया है कि नहीं भाई, सामान इसको चाहिए था, ये आपको पहले भुगतान करेगा, अगर ये भुगतान नहीं करेगा तो मैं भुगतान कर दूँगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में वापस दूसरा हुआ ना, वो बाद में इफ़ेक्ट में आ सकता है। अगर अपन उस कॉन्ट्रैक्ट में तीसरे पक्षकार को भी एक पक्षकार बनाए तो। तब जाके आप ये डिफेंस ले सकते हो कि पहले इस सूट में जाके क को पकड़ा जाए क्योंकि उसने लोन लिया था, तो उसका प्रथम दायित्व है, द्वितीय दायित्व मेरा है क्योंकि मैं प्रतिभूति हूँ। लेकिन अगर वो एग्रीमेंट में उसको आपने पक्षकार ही नहीं बनाया है, तब जाके आप अपने एग्रीमेंट का डिफेंस तृतीय पक्षकार के साथ आपके चल रहे बाद में नहीं ले सकते हो। अब धारा 133 में बताया हुआ है कि अगर मूलधनी और लेनदार कोई बीच में संविदा हो जाती है, जिससे वो अपने निबंधनों में संविदा के निबंधनों में प्रतिभू की सम्मति के बिना कोई फेरफार कर लेते हैं, तो जिसके पश्चात प्रति संव्यवहार होंगे उससे प्रतिभू उन्मत्तित हो जाता है। अब यहाँ इलस्ट्रेशन में देखो, जो है एक बैंक प्रबंधक के तौर पर, क्योंकि घर के जो एक बैंक है उसमें प्रबंधक के रूप में ख को नियुक्त किया जाता है, उसके आचरण की गारंटी कर दे देता है। और बाद में क्या करता है, ख की सम्मति के बिना ख और ग के बीच में ये एग्रीमेंट हो जाता है कि उसका जो वेतन है उसको बढ़ा दिया जाएगा, और जो ओवरड्राफ्ट में कोई भी लॉस होगा उसका 1/4 ख उसके लिए दायी हो जाएगा। तो इन्होंने अपने एग्रीमेंट में कोई फेरफार कर दिया जिसको क को किसी को जानकारी नहीं दी। अब ख जो है ग्राहकों को ओवरड्राफ्ट करने देता है और जिससे कुछ बैंक को हानि हो जाती है। तो अब ख की सम्मति के बिना ऐसा कोई फेरफार किया गया था, इसीलिए वो अपनी प्रतिभूति से विमोचित हो जाता है। तो अब जो ये बैंक को ओवरड्राफ्ट से हानि हुई है उसके लिए क दायी नहीं है। क जो है ख के एक ऐसे पद पर रहते हुए उपचार न करने की गारंटी देता है जो कि वो ऐसा पद है जिसमें जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किसी अधिनियम में उसके जो कर्तव्य होंगे ख के वो पहले से ही निर्धारित है। तो अब ग को क ने गारंटी दी है ख के अवचार न करने की। तो बाद में क्या होता है कि एक अधिनियम पारित किया जाता है जिससे कि उसके पद की जो प्रकृति है तात्विक रूप से, मतलब कि उसके अंदर कोई बड़ा परिवर्तन किया गया उसके पद की प्रकृति में, उसके बाद जाके ख जो है अवचार कर देता है। तो अब जो तात्विक परिवर्तन किए गए उसकी जानकारी क को नहीं दी गई, उसकी सहमति नहीं ली गई, तो उसके बाद में अगर ख अवचार करता है तो उसके लिए दायित्व उसका नहीं रहेगा। भले ही जो उसका पश्चात प्रति जो अधिनियम पारित हुआ ना उससे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, लेकिन वो जो ऐसे परिवर्तन किए गए जिससे उसके पद में तात्विक परिवर्तन हुआ, भले उससे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, फिर भी जो क है वो उन्मुक्त हो जाता है। अब यहाँ देखो, ग अपना माल बेचने के लिए एक निश्चित सैलरी पे ख को नियुक्त करता है लिपि के रूप में, और ख उसकी ख की आचरण की गारंटी देता है ग को। लेकिन बाद में क्या करते हैं, ग और ख मिलके इसका जो सैलरी वार्षिक रूप में फिक्स था उसको बदल के माल पर जो कमीशन बनेगा उस पर निर्धारित कर देते हैं। अब ये जो चेंज इन्होंने किया है इसकी जानकारी ख को नहीं देते हैं, तो इसीलिए पश्चात प्रचिति जो अवचार होगा उसके लिए कदाई नहीं रहेगा। अब ग क्या करता है, ख को उधार माल देता है तेल, और क उस 3000 रुपये तक का जो उधार देगा उसके लिए चलत प्रत्याभूति देता है। बाद में क्या होता है, ख संकट में पड़ जाता है, लेकिन ख को कोई तंगी आ जाती है जिससे अब पहले तो क्या करता था, ग ख को उधार में माल देता था। अब ये ठहराव कर लेते हैं ख और ग मिलके कि अब उसको नकद में भुगतान करेगा, जिससे ख का जो लोन है वो चूक जाए ताकि। तो बाद में ये जो एग्रीमेंट करते हैं इसकी जानकारी ख को नहीं देते हैं कि अब जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं नकद में हो रहे हैं डेली। तो अब अगर उसके बाद उनके बीच में हुए ठहराव के बाद अगर ग ख को भुगतान नहीं करता है तो उसके लिए क दायी नहीं होगा, क्योंकि उसने किस चीज़ की गारंटी दी थी कि वो उधार पे अगर माल बेचेगा तो उसकी गारंटी दी थी 3000 रुपये की। लेकिन बाद में एग्रीमेंट करके खुद ही चेंज कर लेते हैं कि अब ये नकद में भुगतान करेगा, तो इसकी जानकारी क को दी भी नहीं, तो अब वो मुक्त हो जाएगा। अब ख और ग बीच में एग्रीमेंट करते हैं आपस में कि वो क्या करेंगे, ग जो है ख को 5000 रुपये 1 मार्च को उधार देगा जिसकी की प्रतिभूति कर देगा। लेकिन बाद में खुद आपस में एग्रीमेंट में चेंज कर लेते हैं कि जो 1 मार्च को भुगतान करना उधार देना था उसको वो 1 जनवरी को ही दे देगा। तो अब इन्होंने खुद ने आपस में चेंज कर लिया, डेट बदल ली, तो वो 1 जनवरी को ही उसको लोन दे दिया और क को बताया भी नहीं। तो अब क्या है, क उन्मोचित हो जाएगा क्योंकि इन्होंने संविदा में कोई फेरफार कर ली है, जिससे क्या है ग 1 जनवरी को ही उसने उसको 5000 रुपये का भुगतान कर दिया, और क को तो पता है कि 1 मार्च को उसको उधार देगा, चलो 1 मार्च के बाद वो 5000 रुपये का इंतजाम करता हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने खुद ने डेट में चेंज कर लिया, जिससे कि क्या हो सकता है, क पर मार्च के पहले ही दायित्व आ सकता है अगर उसने लोन का पेमेंट नहीं किया तो इनको ऐसा जो चेंज किया था इसकी जानकारी क को देनी चाहिए थी, लेकिन बिना दिए उन्होंने खुद आपस में ऐसा एग्रीमेंट कर लिया तो क उन्मोचित हो जाएगा। धारा 134 क्या कहती है कि अगर लेनदार और मूलधनी के बीच में से कोई संविदा हो जाए जिससे कि क्या होता है, मूलधनी निर्मुक्त हो जाए, जब लेनदार और मूलधनी खुद ही एग्रीमेंट कर लेवे कि अब से मूलधनी मुक्त है, या फिर लेनदार को ऐसा कार्य लोग कर देता है जिसके परिणाम से क्या होता है, विधिक रूप से मूलधनी उन्मोचित हो जाता है, तो अब क्या होता है, प्रतिभू भी उसके साथ साथ निर्मुक्त या उन्मोचित हो जाएगा। अब यहाँ ग और ख क्या करते हैं, आपस में माल खरीदते हैं, बेचते होंगे, तो फिर क्या होता है, ख घर से माल खरीदता है उधार पे जिसकी प्रत्याभूति क दे रहा है। अब ख को संकट में पड़ जाता है, मतलब कि बैंकरप्ट होने वाला होगा, तो वो अपने जो लेनदार है उनसे एग्रीमेंट कर लेता है कि वो उसकी संपत्ति में से भुगतान प्राप्त कर ले, जितना हो सकता है उसको सेट ऑफ कर लेवे। तो अब जो ख और ग के बीच में ये एग्रीमेंट हो गया, उससे क्या होता है, ख के जो ऋण था उससे निर्मुक्त हो जाता है, तो अब क भी अपनी प्रत्याभूति से उन्मोचित हो जाएगा। अब क और ख संविदा करते हैं कि क जो अपनी भूमि पे नील उगाएगा उसको एक नियत दर पर ख को परिदत्त करेगा। अब ग जो है इस संविदा का पालन क करे, इसके लिए गारंटी देता है। अब क को इस संविदा का पालन करना है तो ख क्या करता है, एक जलधारा जो है वो क के खेत पे जाती है, जिससे वो सिंचाई करता है, उसको मोड़ देता है और खुद ही उस संविदा का पालन करने से क को निवारित करता है। तो अब क तो उस संविदा का पालन करने के लिए निर्मुक्त हो गया, तो अब ग भी संविदा की प्रत्याभूति के लिए दायी नहीं रह जाएगा, क्योंकि ख ने खुद ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिससे कि अब ग अपने संविदा का निर्वहन करने के लिए उन्मोचित हो चुका है। अब ख को एक घर बना के देने की क संविदा करता है, जिसके लिए ख को ही कास्ट उपलब्ध करवानी है क को। अब ग इस एग्रीमेंट के लिए प्रत्याभूति देता है, लेकिन ख क्या करता है, वो कास्ट क को उपलब्ध नहीं करवाता है, तो वो घर कैसे बनाए। तो अब क जो है अपनी संविदा के पालन से उन्मोचित हो जाता है, तो अब ग भी अपनी प्रतिभूति से उन्मोचित हो जाएगा। धारा 135 के अनुसार मान लो मूल ऋणी और जो लेनदार है उनके बीच में कोई ऐसी संविदा हो जाती है जिससे वो एक आपस में समझौता कर लेते हैं, या फिर एक दूसरे को समय दे देते हैं ज़्यादा, या फिर उससे वाद लड़ाने का वचन दे देता है लेनदार मूल ऋणी पर, और ऐसा कुछ
प्रतिभू की अनुमति के बिना ये लोग कर रहे हैं, तो अब प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा। लेकिन अगर प्रतिभू भी अपनी अनुमति ऐसा समझौते पे या फिर समय देने पर या फिर वाद लाने का जो वचन न लाने का जो वचन है उसमें अपनी अनुमति दे देता है, तो प्रतिभू उन्मोचित नहीं होगा। जैसे कि मान लो कि आपने अपने फ्रेंड के लोन के भुगतान के लिए प्रतिभूति दी है। अब आपका फ्रेंड और वो जिससे उसने लोन लिया है वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मतलब समय बढ़ा देते हैं। जैसे कि 1 जून को आपको भुगतान करना था, लेकिन वो उसको समय दे देता है और 2-3 महीने का। तो वो आपस में ये सब अगर एग्रीमेंट कर लेते हैं और आपसे अनुमति नहीं ली है, तो आप उन्मोचित हो जाओगे। जैसे अगर वो आपस में ये वचन दे दे हुए लेनदार मूलधनी को कि मैं आप पे वाद नहीं लूँगा, प्रतिभू पे वाद लूँगा, या आपस में अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो भी प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है। या वो दोनों आपस में कोई समझौता कर ले हुए कम अमाउंट में सेट ऑफ करने का, या फिर कोई माल बेच लेने का, खरीद लेने का, उस किसी भी तरीके से कोई समझौता कर लेते हैं, तो भी प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा। अब धारा 136 बताती है कि अगर मूलधनी को समय देने की जो करार है वो लेनदार ने किसी पर व्यक्ति से की है, मूलधनी से ऐसा कोई करार नहीं किया है, तो प्रतिभू उन्मोचित नहीं होता है। उसका इलस्ट्रेशन समझो। सी के पास क्या है, एक वचन पत्र है, इसको लिखा किसने, ए ने, ए का दायित्व है इस वचन पत्र के भुगतान करने का, और बी ने ए के भुगतान की गारंटी दी है सी को। अब ये जो सी है इस बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज को डी को दे देता है। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल होते हैं ना, मान लो सी ने इसको डी को प्रस्तावित करके दे दिया है, तो अब डी होल्डर है। अब सी डी से ये एग्रीमेंट करता है कि आप ए को और समय दे दो। तो अब इन दोनों के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उससे बी डिस्चार्ज नहीं होगा। लेकिन मान लो सी ए को अगर ज़्यादा वक्त दे देता और बी को नहीं बताता, तो बी डिस्चार्ज हो जाता। लेकिन ये सी और डी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि अब डी के पास ये बिल ऑफ एक्सचेंज चला गया है, तो अब डी तो सी को लपेटेगा ना कि भाई दे भुगतान कर इसका, आगे फिर बढ़ेगा मैं क्या करूँ। तो अब सी डी को से अगर एग्रीमेंट करता है कि कुछ समय और दे दो, ये भुगतान कर देगा, तो इससे बी डिस्चार्ज नहीं होगा। यही इस इलस्ट्रेशन बताया हुआ है, लेकिन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होता, इससे हो जाएगा शायद। अब धारा 137 क्या बताती है कि मूलधनी पर वाद लाने से अगर लेनदार प्रवृत्त रहे, या फिर अगर मूलधनी के विरुद्ध लेनदार के पास और भी कोई उपचार है और उस उपचार को करने से अगर वो प्रवृत्त रहता है लेनदार, तो उससे बाय डिफॉल्ट प्रतिभू उन्मोचित नहीं हो जाता है। मतलब कि मान लो कि ड्यू डेट आ गई, लेकिन लेनदार ने मूलधनी पर वाद नहीं लाया, जिससे प्रतिभू डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। अभी भी लेनदार के पास राइट है कि वो आपसे भुगतान मांग सकता है, क्योंकि आपने श्योरिटी क्यों दी है, वो उस पर वाद लाने के लिए थोड़ा ना दी है श्योरिटी। श्योरिटी तो ये नहीं कि अगर वो भुगतान नहीं करेगा टाइम से, तो लेनदार आपको भी पकड़ सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि वो वाद भी ला सकता है, लेकिन पहले आपसे भी तो पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके पास बहुत सारे उपचार है। अगर मान लो उसके पास कोई सिक्योरिटी के रूप में उसकी कोई प्रॉपर्टी थी, या फिर प्लेज या फिर गिरवी या कुछ रख रखा था, उसने प्लेज या बंधक पे कुछ रख रखा था, तो उसको बेच के भी वो अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। लेकिन बस ये सब उपचार होने से आप उन्मोचित नहीं हो जाते हो, लेकिन वहाँ पे भी वाद ला सकता है भुगतान के लिए। लेकिन मान लो अगर आपने एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिख रखा है खुद से ही, अगर तत्प्रति को उल्लंघन किया हुआ है कि अगर भुगतान नहीं होता है तो आपको पहले वाद लाना है, या फिर जैसे भुगतान नहीं होगा तो पहले आप उसकी प्रॉपर्टी को बेच के उसका भुगतान लोगे, फिर मेरे को पकड़ोगे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इससे सिर्फ उसके पास और कोई उपचार होने से आप उन्मोचित नहीं हो जाते हो। यहाँ इलस्ट्रेशन ये दिया हुआ है कि का लेनदार है और वो क्या रणदेय हो जाता है, लेकिन उस पर वाद नहीं लाता है 1 साल तक, तो अब इससे कर उन्मोचित नहीं हो जाता है। अब धारा 138 जैसे जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें अपन ने पढ़ा था ना, सहदायित्व का सिद्धांत। जैसे कि अगर किसी ने मिलकर कोई दायित्व लिया है तो उसका निर्वहन कैसे होता है, वैसे वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि अगर किसी ने सह प्रतिभू के रूप में लेनदार को कोई प्रतिभूति दी है, तो अगर लेनदार किसी एक सह प्रतिभू को उन्मोचित कर देता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के प्रतिभू को भी उसने उन्मोचित कर दिया, बाकी के प्रतिभुओं पर वाद ला सकता है। वैसे ही एक को उन्मुक्त कर देने का मतलब ये नहीं है कि उसको लेनदार ने उन्मुक्त किया है। दी तो आपने साथ में मिलकर 3-4 लोगों के साथ प्रतिभूति थी ना, तो वो 3-4 लोगों से अगर लेनदार वसूल लेता है सारा अमाउंट, तो वो आपसे कंट्रीब्यूशन मांग सकते हैं कि अपना हिस्सा भुगतान करो भाई। तो ये 2 बातें यहाँ बताई हुई है कि अगर एक को उन्मोचित कर दिया तो बाकी के लोगों पर लेनदार वाद नहीं ला सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस एक को अगर उन्मोचित कर दिया है तो उसका दायित्व बाकी के जो सहप्रतिभू है उनके प्रति तो बना ही रहेगा। मान लो कि 100 रुपये की आपने एक अपने दोस्त के साथ किसी को गारंटी दी है, और वो जो लेनदार है उसने आपको उन्मोचित कर दिया, आप पे वाद नहीं ला के आपके दोस्त पे वाद ला के उसने 100 रुपये वसूल लिए हैं, तो अब आपको अपने दोस्त को 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब धारा 139 ऐसा बताती है कि यदि लेनदार को ऐसा कार्य कर दे जिससे कि प्रतिभू का जो अधिकार है उस पर कोई असंगत प्रभाव पड़े, या फिर कोई कार्य उसको करना चाहिए था लेकिन वो नहीं करे, जिससे कि वो कार्य करना प्रतिभू के लिए उसका कर्तव्य था, लेकिन वो कार्य करने से प्रवृत्त रहता है, नहीं करता है, लोभ करता है वो कार्य करने से। और ऐसा कार्य ना करने से क्या होता है, मूलधनी के विरुद्ध प्रतिभू के जो राइट होते हैं उसका कोई हास हो जाता है, तो फिर क्या होगा, प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा। अब यहाँ बहुत घटमत में इस खिचड़ी को समेटते हैं। तो लेनदार कुछ ऐसा कर दे जिससे कि प्रतिभू जिसने श्योरिटी दी है उसके जो राइट है उस पर कोई प्रभाव पड़ जाए। अब इसको इस इलस्ट्रेशन से समझते हैं। यहाँ पे घर के लिए घर जो है एक शिप का निर्माण कर रहा है, और जैसे जैसे वो शिप बनती जाएगी अलग अलग स्टेजेस पे, उसकी जो एक सर्टेन अमाउंट है उसका किस्तों का भुगतान करना है। अब का जो है इनके इस कॉन्ट्रैक्ट का श्योरिटी बनता है। अब क्या करता है, लास्ट की जो 2 किस्तें हैं ना उसका भुगतान एडवांस में कर देता है। अब जिससे क्या करता है, लापरवाही कर देता है शिप के निर्माण में। तो अब इसका जो घर ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जिससे क्या होता है, घर के राइट्स पे अब प्रभाव पड़ेगा। अब क्योंकि उसने लापरवाही कर दी, तो अब उसके लिए प्रतिभूति तो करनी ही दी थी, उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ रहा है ना। घर का काम था जैसा एग्रीमेंट है वैसा का वैसा परफॉर्म करना, लेकिन वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो संविदा से असंगत है, जिससे कि कर के भी अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आपका अपने जो प्रतिभूति है उन्मोचित हो जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, या कोई ऐसा कार्य करने में लोभ करे जिससे कि प्रतिभू के प्रति उसका कर्तव्य अपेक्षा करता है और मूलधनी के विरुद्ध प्रतिभूति के परिणाम उपचार द्वारा कोई हास हो जाता है। अब ये मूलधनी के विरुद्ध कोई उपचार का हास हो जाए, इसका एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि मान लो लेनदार के पास सिक्योरिटी के रूप में मूलधनी की कोई प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी थी उसने उसको मूलधनी को कोई आवश्यकता हुई तो उसने उसको लौटा दी, और ये बताया नहीं आपने प्रतिभू को। तो अब उसके पास अगर मान लो मूलधनी ने भुगतान नहीं किया होता, तो वो जो प्रॉपर्टी थी उसको प्रतिभू होल्ड करता और उसको रिलीफ मिल जाता। लेकिन उसने क्या किया, लेनदार ने लापरवाही कर दी। उसका कर्तव्य क्या था, उस जो सिक्योरिटी के रूप में उसके पास जो भी पड़ा है उसको संभाल के रखे, लेकिन उसने लापरवाही कर दी, या तो उसको खो दिया या उसको मूलधनी को वापस लौटा दिया। तो अब उससे क्या होता है, उसके पास जो उपचार उपलब्ध था वो उसका हास हो रहा है, तो अब क्या होगा, श्योरिटी उन्मोचित हो जाएगा। अब ये कर्तव्य था जिसका लोप अगर वो करता है, उसके इलस्ट्रेशंस यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि मान लो कि कहने
मतलब इसको छोड़ो, क ने ख को लोन लोन दिया या फिर कोई विनिमय पत्र लिख के दिया जिसकी श्योरिटी ग ने दी। और क के पास जो है ख के कुछ फर्नीचर भी पड़े हैं जिसको बेच के वो उस विनिमय पत्र का भुगतान प्राप्त कर सकता है। अब क क्या करता है, उस फर्नीचर को लापरवाही से बेचता है, जिससे उसके कम रेट में उसको बेच देता है, जिससे क्या होता है, अब उसका भुगतान कम मिला तो अब उसका विनिमय पत्र का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका भुगतान तो श्योरिटी किसने दे रखी है, ग ने दे रखी है, उसका जो अधिकार है उसका लोप हो रहा है, क्योंकि उसके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग का कर्तव्य क्या था, उसको सही प्राइस पे बेचता और अपना अमाउंट रिकवर कर लेता उससे, लेकिन उसने लापरवाही से उसको बेचा जिससे कि श्योरिटी के भी अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए अब श्योरिटी उन्मोचित हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ड को ख एक रोकड़िए के रूप में नियुक्त करता है और ग जो है उसकी प्रतिभूति दे रहा है ड की विश्वसनीयता की, लेकिन एक दायित्व भी ख पे अधिरोपित करता है कि वो चेक कर ले एक बार कि वो रोकड़ा मिलान सही से कर रहा है या नहीं, लेकिन बाद क्या करता है, ख ये चेक करने में लापरवाही करता है जिससे कि ग गड़बड़ी कर देता है। तो अब क जो है अपनी प्रतिभूति से मुक्त हो जाएगा। अब धारा 140 बताती है कि मान लो मूल ऋणी अपने दायित्व का निर्वाह करने में व्यतिक्रम करता है और प्रतिभू को दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, तब उसका क्या राइट है, वो उसके पास ये राइट है कि वो अब जो भी उपचार उस लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे उसका अब वो प्रतिभू में विनीत हो जाएंगे। इसमें लिखा है जो सब अधिकार जो लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो अब प्रतिभू में विनीत हो जाते हैं। अब यहाँ प्रतिभू का एक और राइट बताया हुआ है 141 में कि प्रतिभू को हर एक प्रतिभूति का फायदा का हकदार है जो प्रत्याभूति की संविदा करने के टाइम लेनदार को मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त हो। तो कोई भी प्रतिभूति, मान लो किसके पास कोई भी प्रॉपर्टी रखी हुई है या फिर अन्य लोगों की प्रतिभूति लेनदार ने उससे ले रखी थी, तो अब जो इस प्रतिभूति ने उसका भुगतान कर दिया है मूल ऋणी के ऋण का, अब उसके पास भी वो प्रत्याभूति जो लेनदार के पास उसके विरुद्ध थी वो उस फायदे का हकदार होगा। क्योंकि जो भी प्रतिभूतियाँ लेनदार के पास मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थी, अब प्रतिभू ने अगर लेनदार का भुगतान कर दिया है तो अब वो सब प्रतिभूतियाँ प्रतिभू में निहित हो जाएगी, चाहे जब संविदा की गई थी उसको उसका अस्तित्व का ज्ञान हो या ना हो। मतलब कि मान लो जब प्रतिभू की संविदा की गई थी तब प्रतिभू को पहले ज्ञात नहीं था कि लेनदार के पास ऐसी कोई सिक्योरिटी है, नहीं भी याद था, तो भी जैसे ही भुगतान कर देगा सारी जो सिक्योरिटी है उसका राइट प्रतिभू के पास आ जाएगा। और मान लो अगर लापरवाही से लेनदार ने उसको खो दिया या फिर इसी तरीके से उसको अलग कर दिया प्रतिभू की सम्मति के बिना, तो अब जिस मूल्य की प्रतिभूति थी उसके दायित्व से वो उन्मोचित हो जाएगा। अब इस इलस्ट्रेशन में देखो ने प्रतिभूति दी है, ग ख को 2000 रुपये उधार देता है। अब ख के पास मतलब कि ग के पास ख के 2000 के नहीं 2000 रुपये का उसने उधार दिया है और कुछ फर्नीचर भी बंधक में रख रखे हैं ग ने, लेकिन ग क्या करता है उस बंधक को रद्द कर देता है प्रतिभूति मिलने पर। तो अब ख का दिवालिया हो गया और ग के विरुद्ध वाद ला रहा है, तो अब जो फर्नीचर की रकम जो उसने बाद में बंधक को रद्द कर दिया उस रकम तक के लिए क उन्मोचित हो जाएगा, क्योंकि वो फर्नीचर उसके काम आ जाता अगर ये इस बंधक को रद्द नहीं करता, लेकिन उसने बंधक को रद्द किया, इसकी वजह से जिस अमाउंट ऑफ फर्नीचर था उसके दायित्व से क उन्मोचित हो जाएगा। अब इसमें भी यही है कि ग एक लेनदार है जिसको ख के ने जो उधार दिया था उस उधार के भुगतान की एक डिक्री है, डिक्री जो प्रत्याभूति के रूप में है, क ने भी एक प्रत्याभूति दे रखी है उसको, क्योंकि ग के पास क्या क्या एक डिक्री है और एक ग की प्रतिभूति है। अब उस डिक्री का निष्पादन करता है और ख के माल का पूर्त करा लेता है और बाद में उस निष्पादन को प्रत्याहरित कर लेता है, तो अब ग को उसकी जानकारी नहीं देता है, तो क उसके दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। मतलब मान लो ग के पास एक डिक्री थी जिसका निष्पादन करवा के उस उधार की वसूली कर सकता था, निष्पादन को उसने ग की जानकारी के बिना रोक दिया, तो अब ग जो है अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। अब इस इलस्ट्रेशन में देखो, इस इलस्ट्रेशन में क्या है, ग जो है ख को उधार देता है और क और ख मिलके ग को एक बंध पत्र निष्पादित करके देते हैं जिसमें क जो है प्रतिभू है और ख मूल ऋणी है। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद ग जो है उसको ख से एक अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त होती है। अब ग जो है उस अतिरिक्त प्रतिभूति को जो क्या है छोड़ देता है, लेकिन अब यहाँ क उससे उन्मोचित नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है उन्मोचित, क्योंकि उस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उस समय जब प्रत्याभूति की संविदा की जाए। यहाँ क्या हो रहा है, जिस समय ये प्रतिभूति की संविदा हो रही थी जब तो उसके पास और कोई अतिरिक्त प्रतिभूति नहीं थी, ये बाद में खाने ग को एक और अतिरिक्त प्रतिभूति दी है जिसको बाद में उसने छोड़ दिया है। तो इस ट्रांजेक्शन के टाइम तो ऐसा कोई आइडिया ग को नहीं था ना किसी की प्रतिभूति है, और ना ही एक्चुअल में थी भी, तो ये तो बाद में मिली है प्रतिभूति, उसको छोड़ दिया, तो अब ग डिस्चार्ज नहीं हो जाता उसको छोड़ देने से। तो ये समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो अतिरिक्त प्रतिभूति है ये इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उसी समय उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब कि जिस प्रतिभू का है मतलब कि ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन उसी समय वो उपलब्ध थी तब उसको राइट मिलेगा, लेकिन ये जो बाद में मिली है ना और बाद में इसने डिस्चार्ज किया है तो उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा।